अपने चेहरे पर झलकती उदासी और आंखों में तैरते दर्द को आईने में देखते देखते विधि अपने अतीत के गलियारों में भटकने लगती है। माँ, माँ, देखो ना, आज मैं भी आपके जैसी दिख रही हूँ। आईने में अपने प्रतिबिंब में माँ की छवि जैसी खुद को देखते हुए विधि अपनी माँ पाखी को कहती है, हाँ मेरी प्यारी बिटिया। फिर एक लाल गोल बिंदी विधि के माथे पर लगाते हुए पाखी कहती है, अब बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, देख अब आईने में। सच्ची माँ, डिट्टो आपके जैसी हूँ। अच्छा हुआ जो मैं पापा के जैसी नहीं हुई, वरना लोग कितना चिढ़ाते। काली कलूटी कहकर मुंह बनाते हुए 10 साल की विधि कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा, रंग रूप अपने हाथ में थोड़ी ना होता है, वो तो भगवान की देन होती है। और बेटा, हमें रूप नहीं गुण देखने चाहिए। तेरे पापा भले ही काले हैं पर दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं और तुझे तो कितना प्यार करते हैं मेरी नकचढ़ी। विधि का नाक प्यार से खींचते हुए पाखी कहती है, पर माँ, आप इतनी गोरी और पापा इतने काले, फिर आपने पापा से शादी क्यों की? मैं तो कभी नहीं करूँगी पापा के जैसे काले लड़के से शादी। अच्छा, तो मेरी बिटिया रानी को मेरे जैसे रंग वाले से शादी नहीं करनी, तो फिर कैसे लड़के से करनी है? शिवम कमरे में बोलते बोलते दाखिल होते हैं और विधि के पास आकर बैठ जाते हैं। पापा, मुझे माँ के जैसे गोरे लड़के से शादी करनी है, वो भी किसी रईस घर में जहाँ नौकर चाकर हो। माँ के जैसे नहीं जो सारा काम खुद ही करने पड़े। और हाँ पापा, मुझे 10 तोला सोना भी चाहिए। विधि के इन शब्दों के साथ पाखी और शिवम की हंसी फूट पड़ती है और फिर शिवम कहते हैं, बिल्कुल बेटा, मैं आपके लिए आपकी माँ के जैसा ही गोरे मुखड़े वाला दूल्हा लाऊंगा और खूब सारा सोना भी दूंगा। ठीक है मेरी बिटिया रानी? पर एक बात तो बताओ मेरी बिटिया रानी, इतने सोने का करेगी क्या? शिवम प्यार से विधि के दोनों गालों को छूते हुए कहता है। शिवम की बातों से विधि खिलखिलाकर हंस पड़ती है और फिर कहती है, पापा, आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो, आपको इतना भी नहीं पता कि हाँ हूँ मैं बुद्धू मेरी बिटिया रानी, पर अब तो बता दे। जानबूझकर शिवम विधि के सामने बुद्धू बनने का नाटक करते हैं ताकि विधि के मुंह से उसके सपनों को सुनने का मौका मिले शिवम को। अच्छा, तो मैं बताती हूँ पापा, मैं उन सोने के गहनों को पहनकर रानी बनकर रहूँगी जहाँ मेरी शादी होगी। कहाँ से लाती है इतना खुरापात अपने छोटे से दिमाग में लाडो रानी? माथे पे हल्के प्यार से मारते हुए पाखी कहती है कि तभी विधि को लगा कोई सच में उसे मार रहा है। तंद्रा टूटी तो सामने उसकी 6 साल की बेटी आन्या उसके पास खड़ी थी और हाथों को हिला हिला कर कह रही थी, क्या हुआ मम्मा, आप रो रहे हो? आन्या की आवाज़ से विधि की तंद्रा टूटती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी आंखें रो रही हैं। वो जल्दी से अपना आंसू पोंछती है और आन्या से कहती है, अरे बेटा, आप इतनी जल्दी उठ गए, अभी अभी तो आपकी आंख लगी थी। चलिए जल्दी से सो जाइए। आन्या बेटा, देखिए रात बहुत हो गई है। मम्मा, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही थी और ठंड भी लग रही थी मुझे। ओह सोना, आई एम सॉरी बेटा, मैं अभी आपको दूसरा स्वेटर पहना देती हूँ जो आपकी नानी ने बड़े प्यार से बनाकर भेजा था। फिर विधि आन्या को कहती है, आप यहीं बैठो, मैं अभी अलमारी से स्वेटर निकाल कर लाती हूँ। और फिर उसे पहनाकर रजाई में सुला देती है।
फिर विधि आन्या के बालों को सहलाते सहलाते अपनी उन्हीं यादों में खो जाती है। काश मैं पापा और माँ की बात मानी होती। काश मैं गोरी चमड़ी और रईस घराना न देखकर, लड़के के गुणों को देखकर शादी की होती तो आज ऐसा जीवन नहीं जीना पड़ता। जिसे मैं हीरा समझती थी वो दरअसल कोयला निकला। कहने के लिए अश्विन का मन गोरा है, पर अंदर से दिल तो काला ही है। उसकी दुनिया ही दिखावे वाली थी, कुछ सच्चा नहीं था, सब कुछ झूठा है। माँ बाप भाई बहन सब ने एक नकाब ओढ़ रखा है। कहने के लिए ही सिर्फ रईस घराने के इज्जतदार लोग थे, पर संस्कार किसी नीच से भी गिरा हुआ है इन लोगों का। क्या सोचा था और क्या निकले ये सभी। ओह, कितनी खुश थी मैं जब पहली बार अश्विन को देखा था। पहली ही नज़र में भा गया था, और बातें तो ऐसी जैसे संस्कार के फूल झड़ते हों। शालीनता ऐसी कि बड़े बड़े महात्मा शर्मा जाए, और सबसे बड़ी बात चेहरे का पानी। ओह, क्या बताऊं। तीखे नाक, गहरी आंखें, उस पर से गोरा रंग और ये कद काठी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बहुत सोच समझकर मेरे लिए ही बनाया हो अश्विन को। जैसा ख्वाबों में देखा था बिल्कुल वैसा ही था अश्विन। बहुत खुश थी मैं अपने जीवन से। मन ही मन खुद को बहुत किस्मत वाली समझ रही थी। उन लोगों ने भी मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। आखिर मैं भी कुछ कम नहीं थी। पर बुआ ने भी उड़ते खबरों के साथ कहा था सोच विचार कर अश्विन से रिश्ता करने, क्योंकि बुआ को कहीं न कहीं कुछ दाल में काला दिख रहा था, पर कहाँ ये समझ नहीं पा रही थी। उन्हें शक हो रहा था कि इतने बड़े शहर का इतना बड़ा व्यवसायी एक साधारण बैंक मैनेजर की बेटी से रिश्ता क्यों कर रहा है। कहीं न कहीं उनका शक करना सही भी था, या फिर वो चाहती थी कि मेरी शादी उनके दोस्त के बेटे से हो जाए, जो बहुत अमीर नहीं था और ना बहुत सुंदर, पर लड़का बहुत लायक था। माँ पापा को भी वही पसंद था, पर मैंने अश्विन को चुना क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार सा लग रहा था तब। खैर, मेरी जिद के आगे किसी की एक ना चली और मेरी शादी अश्विन से हो गई, और मैं इस बड़े घर की बहू रानी बनकर आ गई। शुरू शुरू में सब सपनों सा लग रहा था। नौकर नौकरानी, सुख सुविधा, आलीशान घर, बिल्कुल फिल्मी दुनिया की नायिका जैसी थी मेरी ज़िंदगी। मैं बेहद खुश थी अश्विन को जीवन साथी के रूप में पाकर। बहुत प्यार करता था मुझे, अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था मुझे। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इन लोगों की असलियत बाहर आने लगी थी। फिर आन्या के होने के बाद एक बार अश्विन मुझे एक पार्टी में ले गया, जहां मुझे अश्विन के क्लाइंट को शराब सिगरेट पिलाकर मीठी मीठी बातें करनी थी, ताकि वो क्लाइंट अश्विन को वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दे, क्योंकि अश्विन की कंपनी कर्ज तले दब चुकी थी और उसके पास मेरा इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। और तब मुझे समझ में आया इन लोगों के ऊपर चढ़ा दिखावे के नकाब का और इस रईस घराने की असलियत। मैंने काफ़ी कोशिश की अश्विन को समझाने की, पर जब इंसान अपनी इंसानियत से गिर जाता है तब उसे सिर्फ प्रॉफिट लॉस की चिंता होती है, और उसे चिंता होती है अपने स्टेटस की जो समाज में बनी हुई है। अब तक तो ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, और वो ख्वाबों का मीनार भी ध्वस्त हो चुका था। ये था बड़े शहरों के बड़े घराने की असलियत, जो अपनी बहू बेटियों का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तब समझ में आया ये कोई रईस नहीं बल्कि कर्ज में डूबा एक परिवार है जो अय्यासियों में डूबा हुआ है। सब बस दुनिया की भीड़ में खड़े हैं, बड़ा दिखाने में। शराब सिगरेट पार्टी साटी बस यही है इनकी ज़िंदगी। खुशियों के नाम पर बस यही है इनके पास।
क्या ऐसी ही ज़िंदगी के लिए मैंने अपने सपने संजोती थी, जहाँ प्यार के नाम पर ये सब होता है। और अश्विन की बात क्या कहूँ, वो तो अपनी गोरी चमड़ी और पैसे के हमें इतना डूबा था कि उसे बस रात रंगीन ही दिखती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि हर पल मुझे नीचे नज़रों से ही देखता था। पर उसके बिजनेस क्लाइंट के लिए मैं सबसे बड़ी इक्का थी। तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है और नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ अश्विन अंदर आता है। आते ही विधि को गाली देकर कहता है, ब्लडी बास्टर्ड, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? और अब तक तूने मेरे जूते क्यों नहीं उतारे? चल जल्दी आ, गाली देते हुए, और उतार मेरे जूते। विधि अश्विन का गुस्सा देखकर डर के मारे भागकर आती है और अश्विन के जूते उतारने लगती है कि तभी अश्विन विधि का बाल पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाता है और अपने हाथों में पकड़े सिगरेट से विधि के कंधे पर दाग देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से आज एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट हाथ से निकल गया। मैंने कहा था ना कि अच्छे से तैयार होकर कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाना और क्लाइंट को खुश करना। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती विधि? सिगरेट के जलन से विधि के मुंह से एक लंबी आह निकलती है और आंखों से निर्जर धारा बह जाते हैं। फिर उसे बालों से खींचकर बेड पर लेटा देता है और जैसे ही अश्विन विधि पर झपटता है, वैसे ही आन्या की आंखें खुल जाती है और माँ की बेबसी और पिता का वहसीपन देखकर चीख पड़ती है। बेटी की चीख और आंसू देखकर विधि अश्विन को जोर का झटका देकर नीचे गिरा देती है और आन्या को गोद में उठाकर बाहर भाग जाती है। इतनी देर में घर के अन्य सदस्य भी अश्विन के कमरे में पहुंच जाते हैं। अश्विन को नीचे गिरा देखकर अश्विन की मॉम ताड़ा जी कहती हैं, व्हाट हैपेंड अश्विन, एंड व्हाई आर यू लेइंग डाउन? वेयर इज विधि? नथिंग मॉम, बस आप विधि को देखो, कहाँ है? और कहाँ होगी? होगी वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, सर्वेंट रूम में, कांता के पास। और जा भी कहाँ सकती है, ब्लडी कावर्ड। सिल्क का गाउन और हाथों में सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए पूरे एटीट्यूड में तारा जी कहती हैं, फिर से आज वही हुआ। आई एम टेलिंग यू अश्विन, इसका कुछ करो, वरना ये औरत हमारे सपनों पर पानी फेर देगी। यदि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट हाथ से जाते रहें तो हम सड़क पर आ जाएंगे एंड हमारी इतनी इंसल्ट होगी इंडस्ट्रीज़ में। अश्विन के डैड जतिन खन्ना हाथ में सिगार धुकते हुए कहते हैं, आई नो डैड, बट शी इज़ नॉट एग्री फॉर दिस, बट डोंट वरी मॉम डैड, आई विल हैंडल हर। आधे नशे की हालत में अश्विन कहता है, ओके अश्विन, गुड नाइट, कल बात करते हैं। ऐसा कहकर तारा और जतिन अपने कमरे में चले जाते हैं और अश्विन भी सो जाता है। पर कांता काकी के कमरे में बैठी विधि की आंखों से नींद कहीं गायब थी। वो किसी भी हालत में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहती थी। उसे निकलना था इस नर्क से, पर हर रास्ते इन लोगों ने बंद कर रखा था। उसके पैरों में आन्या के नाम की मोटी बेरिया बांध रखा था। कैसे छोड़ सकती थी वो अपनी फूल सी बच्ची को इन लोगों के हवाले? बस यही सोचकर उसके पैर ठिठक जाते थे। यही सब सोच सोचकर विधि की आंखों से निर्जर धारा बहे जा रहे थे कि तभी कांता काकी उसके सिर पे हाथ रखकर कहती हैं, अब बस भी कीजिए बहुरानी, कब तक ऐसे बैठकर आंसू बहाती रहेंगी? जब पानी सर से ऊपर हो जाए तब तैर के ऊपर आ जाना चाहिए, ना कि उसमें डूब कर मर जाना चाहिए। काकी, पर कैसे निकलूँ इस जहन्नुम से? सब रास्ते मेरे लिए बंद है काकी। हर वक्त इन लोगों की नज़रें मेरे पे रहती है, यहाँ तक कि बाहर जाने पर भी पाबंदी है, और गलती से गई भी तो मॉम या अश्विन मेरे साथ साये की तरह रहता है।
और मायके भी जाना बंद करवा दिया गया मेरा। तो अब आप ही बताओ मैं कैसे बाहर निकलूं? ठीक है बहू रानी, मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ, फिर यहाँ से बाहर निकलने में आपकी सहायता करूँगी। पर कांता काकी, आप भी तो मुश्किल में पड़ जाएंगी, ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे में आप जाएंगी कहाँ? आपका तो इन लोगों के सिवा और कोई भी नहीं है। ना काकी, मैं आपको और मुश्किल में नहीं डाल सकती है। आपने बहुत किया मेरे लिए, आप न होती तो मैं कब का न हार गई होती। पर बहू रानी, अब मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते नहीं देख सकती। एक को तो नहीं बचा सकी, पर आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या मतलब कांता काकी, एक को नहीं बचा सकी? अब क्या बताऊँ बहू रानी, ये पैसे वालों की दुनिया बहुत अजीब होती है। आपसे पहले भी इस घर में ऐसा ही होता आया है। वो अश्विन बाबा का, वो कहते कहते कांता काकी रुक जाती है। कांता काकी की बात सुनकर विधि के भौएं तन जाती है, और अब तक आँख के आंसू भी थम चुके थे। वो कांता काकी को पकड़कर झकझोरते हुए कहती है, कांता काकी बताओ ना, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या छुपा रही हैं आप? प्लीज़ कांता काकी बताओ ना, और कितने राज छुपे हैं इस घर में? विधि के जिद करने पर कांता काकी उस राज पर से पर्दा उठाती है जिसे इस घर की चार दीवारी में दफन कर दिया गया था। खैर, कांता काकी एक लंबी सांस लेती है और फिर कहती है, अश्विन बाबा की पहली पत्नी के साथ भी यही सब हो रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, यही मुंबई की ही थी, पर एक छोटी सी कमी थी उसमें। वो साधारण परिवार की थी। उसके पिताजी छोटे मोटे रिपेयरिंग पार्ट्स का दुकान चलाते थे। एक बार अश्विन की गाड़ी पारुल के पापा के दुकान के पास खराब हो गई, और इत्तेफाक से वहाँ उस दिन पारुल भी अपने पापा के दुकान में आई हुई थी। बस फिर क्या था, अश्विन का दिल आ गया उस पर और हो गई शादी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका मायके आना जाना बंद। उसे भी ऐसे ही नज़रबंद रखा जाने लगा। बहुत प्यारी थी वो भी, पर उसके इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाने लगा। उसे पहले बड़े घराने की रईस औरतों की तरह ढाला गया और फिर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वो भी सिगरेट और शराब की आदी होने लगी। अक्सर पारुल शराब के नशे में मुझसे कहती थी, कांता काकी मुझे ये ज़िंदगी रास नहीं आती, मैं क्या करूँ काकी, बताओ ना। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुझे अपनी माँ के गोद में सर रखकर जी भर कर रोना है काकी, और पूछना है मुझे उनसे कि क्यों कराया मेरा ब्याह इन ऊंचे महलों में। मैं जीना चाहती हूँ, पर किसी के शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी खुशी से। मैं माँ बनना चाहती हूँ काकी, पर ये सुख भी मुझसे छीन लिया गया इन लोगों ने। कांता काकी, छीन लिया गया, ऐसा कहकर पारुल मेरे गोद में सर रखकर जी भर रोती थी। और फिर रात का नशा उतरने के बाद फिर वही सब। फिर एक दिन अचानक पारुल ऐसी निद्रा में सोई कि फिर कभी नहीं जागी, और उसके जाने के 1 साल बाद आप बहू बनकर आ गई बहू रानी। कहते कहते कांता काकी की आंखें भर आती है। ये सब कांता काकी के मुंह से सुनकर विधि के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ रहा था कि अश्विन और उसके परिवार ने कानपुर जाकर शादी क्यों की। मुंबई से कानपुर, ओह, ताकि उसके अतीत की परछाई हम लोगों को न पड़े। पारुल की दर्द भरी दास्तां सुनकर विधि की आंखें नम तो जरूर हो गई थी, पर एक सवाल जो विधि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पारुल को माँ बनने से क्यों रोका गया। इसलिए इस बात को जानने के लिए विधि कांता काकी से एक सवाल करती है। कांता काकी को भी पता था कि ये सवाल जरूर उठेंगे विधि के मन में, इसलिए उन्होंने
बिना किसी और सवाल जवाब के इसका जवाब देती हैं। दरअसल उन दिनों अश्विन का कारोबार आसमान की ऊंचाइयां छू रही थी और अश्विन और उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि पारुल उस समय बच्चे को जन्म दे और वो माँ बनकर रह जाए। हर रात उस घर में बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा लगता था। अरे कौन नहीं आता था उस पार्टी में बहुरानी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म जगत के लोग, मीडिया, फलाना ढिमका सभी रहते थे। काम ही था साहब का जमीन जत्था से जुड़ा हुआ, तो पहचान तो बड़े लोगों से होनी ही थी। कांता काकी आज सब कुछ बोल देना चाहती थी विधि को, पर विधि तो अब तक दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था। इसलिए वो कांता काकी के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई और मानो कोई मंदिर में भगवान के सामने बैठकर याचना कर रहा हो। कांता काकी, अब आप ही मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल सकती हो। मैं नहीं मरना चाहती काकी, मैं अपनी बेटी आन्या के लिए जीना चाहती हूँ। मुझे निकालो कांता काकी। कहते कहते विधि फूट पड़ती है। शांत हो जाइए बहुरानी, शांत हो जाइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको यहाँ से बाहर निकालने में, पर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और विश्वास रखिए। ऐसा कहकर कांता काकी विधि को वहीं सोने को कहती है और खुद नीचे ज़मीन पे लेट जाती हैं। विधि के पास अब बस यही एक रास्ता बचा था, इसलिए वो कांता काकी के भरोसे पर विश्वास करके उस पल का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी और कांता काकी विधि के बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। कांता काकी अक्सर सब्जी लेने बाहर जाया करती थी, इसलिए विधि के निकलने की योजना मन ही मन बनाने लगी। कांता काकी को पता था अगर विधि को उसके मायके भेजा गया तो ये लोग फिर से रिश्तों की दुहाई देकर विधि को अपने चंगुल में फंसा देंगे और विधि के माता पिता कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो विधि के हालात के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं था। इसलिए काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्हें कुछ विचार आया और वो झोला उठाकर बाजार के लिए निकल पड़ी। सब्जी मंडी के पास ही रेलवे स्टेशन था, इसलिए वो तुरंत सब्जी मंडी से सीधा रेलवे स्टेशन गई और अपने गांव खांडवा का एक टिकट ले लेती हैं। वहीं खांडवा, जहां जतिन खन्ना का पुश्तैनी मकान हुआ करता था और वही कांता काकी रहती थी। माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद जतिन खन्ना की दादी ने कांता काकी को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया था और आज तक वो इस घर के नमक का कर्ज चुका रही थी, खुद को इन लोगों को समर्पित करके। पर आज कांता काकी इंसानियत का कर्ज चुकाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगा दिया था। खैर, कांता काकी ने जोश जोश में टिकट तो ले ली थी, पर विधि को उस चार दीवारी से बाहर निकालना किसी दुश्मन की गिरफ्त से बाहर निकालने जैसा था, क्योंकि घर के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा था और मेन दरवाजे पर वॉचमैन की पहरेदारी। अब इन सब की आंखों में धूल झोंककर कांता काकी को, बहुरानी को बाहर उसकी मंजिल तक पहुंचाना था, पर कैसे? ऐसा सोचते सोचते कांता काकी आहिस्ता आहिस्ता सब्जी मंडी से गुजर रही थी कि तभी पीछे से रामदीन सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई देती है। अरे काकी, कहाँ खोई हो? आज सब्जी नहीं लोगी क्या? रामदीन की आवाज़ सुनकर कांता काकी अपने उधर बुन से बाहर आ जाती है और थोड़ा चिंतित स्वर में कहती हैं, अब क्या बताए रामदीन कि हम कहाँ खोए हुए हैं। बड़ी मुश्किल आन पड़ी है और वहाँ से निकालने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है हमें। इतने बरस हो गए तुमको जाने काकी, पर कभी इतने परेशान न देखे तुमको। का कुछ हवेली में हुआ है का काकी जो तुम इतने चिंते में हो? बताओ, कुछ मदद करे का हम? ना तुमसे नहीं हो पाएगा रामदीन। अच्छा छोड़ो ये बात रामदीन, तुम ये सब सब्जी तौल दो और ये लो झोला, इसमें भर दो।
कांता काकी उदास स्वर से कहती हैं, अरे काकी, एक बार बोल के तो देखो, ये रामदीन आपके खातिर अपना जान भी हाजिर कर देगा। हम नहीं भूले हैं काकी तुम्हारा एहसान। हमर बिटवा तोहरे कारण जिंदा है काकी। जे तुम वक्त पर पैसे ना देती तो जाने का हो जाता काकी। तुम तो हमारे लिए भगवान हो काकी। अब उसी की खातिर एक बार बता दो। रामदीन के काफ़ी जिद करने के कारण कांता काकी उसे कोने में ले जाती है और फिर कहती है, ठीक है रामदीन, अगर तुम इतना कहते हो तो वादा करो कि मैं जो कहूँगी वो करोगे और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ठीक है रामदीन। कांता काकी की बातों से रामदीन को इतना तो पता चल चुका था कि काकी जरूर कुछ बड़ा बात कहने जा रही है। इसलिए रामदीन काकी का भरोसा जीतने के हिसाब से कहता है, आप हुक्म तो करो काकी, ये रामदीन का वादा है, ये बात किसी और तक ना पहुंच पाएगी। तो ठीक है रामदीन, कल रात 12 बजे अपने बेटे का ऑटो लेकर हवेली के पीछे आ जाना और बहुरानी को उस पर बैठाकर सही सलामत रेलवे स्टेशन तक छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और जब तक ट्रेन खुल न जाए तुम्हें बहुरानी के साथ ही रहना होगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछना रामदीन बंगले के बारे में, मैं और कुछ नहीं बता पाऊंगी। कांता काकी की बात सुनकर रामदीन थोड़ी देर के लिए ठिठक सा जाता है, क्योंकि बड़े लोगों की बात थी, कहीं पकड़ा गया तो सीधा जेल भेज देंगे वे लोग, आखिर ठहरे पैसे वाले लोग। ये सोचकर रामदीन के चेहरे पर डर के भाव तैरने लगे थे। वो चाहकर भी हाँ बोलने से कतरा रहा था और कांता काकी उसके हाँ का इंतजार कर रही थी। जब रामदीन थोड़ी देर कुछ नहीं बोला तब कांता काकी कहती है, क्या हुआ रामदीन, बड़े लोगों का नाम सुनते ही अपने वादे से मुकर गए? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और दूसरे पल में बोलती बंद। बोलो रामदीन, इंसानियत के नाते उस बच्ची को वहाँ से निकाल लाओ रामदीन, नहीं तो बहुरानी घुट घुट कर मर जाएगी उस कोठरी में। कहते कहते कांता काकी की आंखों से आंसू झलक उठता है, जिसे देखकर रामदीन कहता है, ठीक है कांता काकी, आप जैसा बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं सही सलामत बहुरानी को ट्रेन में बैठा कर ही आऊँगा। अगर आपने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। धन्यवाद रामदीन हमारी मदद करने के लिए। इसके लिए मैं और बहुरानी हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। ठीक है, फिर कल 12 बजे बंगले के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ रामदीन, मुझे और भी कई काम करने हैं। ठीक है कांता काकी, अपना ख्याल रखना। फिर रामदीन अपने काम में लग जाता है और कांता काकी झोला उठाकर बंगले की तरफ बढ़ जाती है, विधि के रास्ते में अटके रोड़े को हटाने के लिए। कांता काकी बंगले में पहुंचते ही भोला, घर का दूसरा नौकर, को झोला पकड़ा देती है और तेज कदमों से विधि के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही विधि के कमरे के पास पहुंचती है वैसे ही तारा जी की आवाज़ आती है, कांता तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना मेरी बहू रानी से दूर रहा कर, तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? तारा जी की खरी खोटी सुनकर कांता काकी वहाँ से इस उम्मीद में चली जाती है कि आज न सही कल का दिन तो है अब उनके पास, मौका देखते ही बहू रानी को बता देंगे। खैर, ये दिन इसी उधर बुन में निकल जाता है। सुबह तड़के उठकर कांता काकी अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटाती है ताकि मौका मिलते ही विधि को बता सके कि आज रात 12 बजे उसकी आज़ादी की रात है और उन्होंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। इसलिए सुबह का चाय नाश्ता लेकर कांता काकी विधि के कमरे की तरफ जैसे ही जाती है वैसे ही तारा जी फिर से मिल जाती है और उन्हें वहीं रोकते हुए जोरदार डांट लगा देती है।